हसन पाशा साहब, आपने शाइक उस्मानी साहब की बात सुनी। उनका ये कहना है कि फेयर ट्रायल्स ही होते हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं नहीं समझता कि आर्मी कोर्ट्स में इस हद तक फेयर ट्रायल होते हैं क्योंकि ये ओपन कोर्ट्स नहीं होती। और हमने कई दफा देखा है कि इवन मुल्जम को उसके खिलाफ जो चार्ज शीट होती है वो भी प्रोवाइड नहीं की जाती, उसके खिलाफ जो एविडेंस होती है वो भी नहीं प्रोवाइड की जाती, और जो फैसला होता है उनके खिलाफ उसके लिए, उसको लेने के लिए भी मुल्जमान को अक्सर बेशतर हाई कोर्ट की तरफ रजू करना पड़ता है। और हाई कोर्ट डायरेक्शन देती है कंसर्न कोर्ट्स को या कंसर्न इदारे को कि आप इनको चार्ज शीट, इनको एविडेंस और इनको जजमेंट की कॉपी दें। और कितनी तारीखें होती हैं उस पर आपको अंदाजा नहीं है। बहरहाल मैं मोहतरम जस्टिस साहब से इंतहाई अदब से इख्तलाफ करते हुए ये कहूँगा कि इस तरह मिलिट्री कोर्ट्स में फेयर एंड फ्री ट्रायल का कोई कंसेप्ट नहीं है। सिविलियन कोर्ट्स बहरहाल इक्वली कॉम्पिटेंट है और एंटी टेररिज्म कोड इसीलिए बनाई गई है कि कहीं पे भी कोई टेररिज्म हो तो उसका ट्रायल जो है वो उन कोर्ट्स में हो सके। और उसमें भी प्रोवाइड किया गया है, टाइमिंग दी गई है कि इतने टाइम के अंदर अंदर आप इसको फाइनलाइज करें। बिल्कुल आपने सही कहा हसन पाशा साहब। शाइक उस्मानी साहब, आपने बात सुनी। उनका ये कहना है कि यहाँ पर चार्ज शीट नहीं दी जाती, एविडेंस नहीं दिया जाता और जजमेंट की कॉपी तक प्रोवाइड नहीं की जाती। इस हवाले से आप क्या कहेंगे शाइक उस्मानी साहब? सही। अच्छा, एहसन पाशा साहब, आपने जैसे बात की कि एंटी टेररिज्म कोर्ट्स भी बनाई गई हैं, तो अब ये जो केसेस है इसका मतलब है कि अब ये एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में शामिल हो जाएंगी। ये जो 102 अफराद हैं जिनके केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में ज़ेर समाअत हैं, ये रिहा नहीं होंगे बल्कि इनके केसेस एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में मुंतकिल कर दिए जाएंगे। जहाँ जहाँ भी इनके खिलाफ FIRs वगैरह दर्ज हैं वो मुतलका 88 कोर्ट्स उनको जुरिसडिक्शन है इनके केसों की समाअत करने की। ठीक है, तो हसन पाशा साहब, ये जो एक इख्तलाफ भी किया गया है जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से, क्योंकि 4-1 के तनासुब से ये फैसला है कि और उनकी जानिब से इख्तलाफी नोट भी अब लिखा जाएगा, तो क्या उस इख्तलाफी नोट में आपको क्या लगता है कि वो उसी आर्टिकल का रेफरेंस देंगे 21F का? देखिए, अब चूंकि सामने है कोई नहीं, हम इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे क्योंकि वो सामने आने पे ही हम बात कर सकते हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के ज़हन में क्या है और किस बात पे उन्होंने इख्तलाफ किया है। यकीनन उसमें कोई लॉजिक होगा और वो समझते होंगे तभी उन्होंने इख्तलाफ किया। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। हसन पाशा हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, माहिर कानून। इसके अलावा एहसन भून साहब हमारे साथ मौजूद थे और शाइक उस्मानी साहब जस्टिस रिटायर्ड जो कि माहिर कानून थे। बहुत शुक्रिया आप तमाम साहिबान का हमें तमाम कानूनी नुक्ताजात के हवाले से बताने के लिए। अभी हम रुक करते हैं, सईद बलोच हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे, और जावेद बलोच भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो रुक करते हैं सईद बलोच का। सईद बलोच, बताइएगा, आप कोर्ट में ही मौजूद थे, आपने तमाम तर फैसला सुना, आपको क्या लगता है फैसले में कौन कौन सी भी ऐसी बातें हैं जो कि सामने नहीं आ सकी? जरा एक दफा डिटेल में बताइएगा। देखें, केस की जो तफसीली वजूहात हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जब केस का तफसीली फैसला जारी किया जाएगा तो उसमें तमाम तर वजूहात शामिल होंगी। लेकिन केस की समाअत के दौरान जब हम इस केस को कवर करते रहे तो उस दौरान हमें बहुत सारे ऐसे लीगल पॉइंट्स थे जो अदालत के सामने उठाए गए। जो दरख्वास्त गुजारान के वकला थे उनकी जानिब से अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात था उसका भरपूर तरीके से इजहार किया गया। फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से एक एतराज़ जो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की जानिब से बार बार उठाया जाता रहा और वो अटार्नी जनरल से इस हवाले से बार बार सवाल करती रही, वो ये था कि जिन 102 अफराद को फ़ौज की हिरासत में दिया गया है इनकी सिलेक्शन कैसे की गई है, वो कौन सा ऐसा क्राइटेरिया था पूछते हैं कि सिलेक्शन कैसे की गई। रुक करेंगे, जावेद बलोच का हमारे साथ मौजूद है। जावेद बलोच, बताइएगा, आपकी जो सेक्शन 2D1 को गैरआईनी करार दिया गया, इसके हवाले से मजीद फैसले में क्या कहा गया? देखिए मरियम, अब ये फैसला तो आ गया है और जो 2D1 जो है उसको करार दे दिया गया, लेकिन अब मामला ये आएगा, सबसे जो अहम मामला है वो ये है कि
इस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कैसे शुरू होती है, कब शुरू होती है, और क्या हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इस फैसले के खिलाफ अपील में जाती है या नहीं जाती, ये बड़ा अहम सवाल है। और जो 102 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके मुतल्लिक भी यही जो है वो एक था कि चूँकि ये मामला ज़ेर इल्तवा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो जो 102 लोग उस गिरफ्तार थे जिनका मिलिट्री कोर्ट में केस भेजा गया था, उनके ट्रायल जो है वो शुरू नहीं हो पा रहे थे। तो कल हमने देखा कि कल भी कुछ ऐसी दरखास्तें आई सुप्रीम कोर्ट में जिसमें ये मुलजमान की तरफ से कहा गया कि हमें मिलिट्री कोर्ट पर एतमाद है और हमें जो है हमारा ट्रायल जो है वहीं भी होने दिया जाए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस कानून को कानून करार देने के बाद अगर कोई दहशतगर्दी खुदा न खासा होती है और मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमले होते हैं, ज़ाहिर बात है मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमले जो हैं वो कोई सिविलियन नहीं करेगा, कोई जंग की सूरत तो नहीं कि कोई किसी मुल्क की फ़ौज जो है वो खुदा न खासा हमारी फौजी तनसीबात पर कोई अटैक करे। तो ये वो सिविलियन थे जो स्वात ऑपरेशन में आप देख लें, जो वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में आप देख लें कि ये सिविलियन ही थे जो दहशतगर्दी में मुलव्वस थे, और उन दहशतगर्दों को पकड़ा गया। अब माजी में 27 लोगों को सज़ा हुई और उस पर अमल दरामद भी किया गया। तो अब ये चूँकि फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना फैसला देने में बाइख्तियार है कानून के मुताबिक, तो अब मामला ये आ रहा है कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कैसे होगी। क्या जो 102 लोग गिरफ्तार हो गए हैं उनके जो केसेस हैं दोबारा एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जाएंगे या सेशन कोर्ट में जो है वो भेज जाएंगे, या फिर वज़ारत दिफा या हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी अपील जो है वो दायर की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि चूँकि जो 200 मकामात थे 9 मई और 10 मई के दौरान जिन्हें निशाना बनाया गया, फौजी तनसीबात थी ये, बिल्कुल फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। अब देखना यह है कि कौन सी अदालतों में इन केसेस को रेफर किया जाता है। बहुत शुक्रिया जावेद बलोच। हमें अपडेट करते से पहले सईद बलोच ने हमें कानूनी नुक्ताजात के हवाले से बताया और जो कानूनी कार्रवाई हुई और जो भी वहां पर अदालत में रिमार्क्स थे उसके हवाले से हमें डिटेल में अपडेट